Hello guys and welcome back to the channel YouTube Demystified, making things easier for you. So last video में हमने लिया था The Critical History of Greek Philosophy by Walter Terence Stace के एक जनरल इंट्रोडक्शन, जो उनका पहला चैप्टर है जिसमें वो बात करते हैं फिलोसफी के बारे में। वो बात करते हैं कैसे फिलोसफी बाकी डिसिप्लिन से अलग है। वो बात करते हैं कि कैसे फिलोसफी का ओरिजिन जो है वो ग्रीस से माना गया है एंड नॉट फ्रॉम इंडिया, एंड द रीजंस ही गेव कि why is Greek philosophy known as why Greece is known as the place where philosophy was born, why Greece was the place which was known as the cradle for the philosophy, and बात किया था कि कैसे इंडिया में क्यों इंडिया में जो फिलोसफी थी या जो इंडियन थॉट था, नॉट एग्जैक्टली फिलोसफी, स्टेस कॉल्स इंडियन थॉट, कैसे वो नॉट एग्जैक्टली इट वाज फिलोसफिकल बट मोर लाइक रिलीजियो फिलोसफिकल। तो वो बहुत ब्यूटिफुली बात करते हैं। ही ऑल्सो ट्राइज टू डिफेंड फिलोसफी अगेंस्ट अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, अदर स्टडीज, कि कैसे फिलोसफी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हाउ इट डजंट अज्यूम थिंग्स एंड हाउ मतलब अदर साइंसेस अज्यूम थिंग्स एंड फिलोसफी डजंट। सो एक बहुत ही जनरल आइडिया उन्होंने फिलोसफी के बारे में, द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड ऑल दैट, उसके बारे में हमने चैप्टर 1 में बात की थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन चैप्टर 2 वी आर टॉकिंग अबाउट द आयोनिक्स। नाउ Ionia was the place जहाँ पे Thales, who was the first philosopher, who's considered the first philosopher, जहाँ उनका birth हुआ था Thales का, and it was Thales who started a proper philosophical investigation। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स, द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, तो ऐसा नहीं है कि इस बारे में बात पहले नहीं की गई थी या सिर्फ ग्रीस में ही की गई थी, दूसरी जगहों पे नहीं की गई थी। द मेन रीज़न कि हम ग्रीस को क्यों बोलते हैं दैट इट वाज द प्लेस वेयर फिलोसफी वाज बॉर्न वाज क्योंकि एक नेचुरलिस्टिक और एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का जो है वो हमें ग्रीस से थेलीस के साथ हमें देखने को मिलता है। इसके पहले इस क्वेश्चन के आंसर थे, लेकिन वो माइथोलॉजिकल थे, गॉड बेस्ड थे कि ओके दिस वाज द गॉड, इस गॉड ने इस तरीके से यूनिवर्स को क्रिएट किया है, वर्ल्ड को क्रिएट किया है एंड स्टफ लाइक दैट। तो द रीजन वाई ग्रीस इज नोन एज द प्लेस एंड द क्रैडल फॉर फिलोसफी इज क्योंकि एक साइंटिफिक, एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन फॉर थिंग्स बिगैन विद फिलोसफी। हम देखेंगे कि कैसे थेलीस, एनाक्सीमेंडर, एनाक्सीमीन्स और कुछ छोटे मोटे और थिंकर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से साइंटिफिकली, नेचुरली प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो द अर्लीस्ट ग्रीक फिलोसफर्स बिलोंग टू what in after times we called the Ionic schools. The earliest Greek philosophers belonged to the Ionic school. The name was derived from the fact that the three chief representatives of the school. Now, तीन हमारे जो chief representatives थे, Thales, Anaximander, and Anaximenes, they belonged to Ionia, the coast of Asia Minor. Now, Thales, as a founder of the earliest school in history, Thales of Miletus is generally accounted the founder and father of all philosophy. He was born about 624 BC and died about 550 BC. These dates are approximate, and it should be understood that the same thing is true of nearly all the dates of the early philosophers. Different scholars vary sometimes as much as 10 years in the dates. We shall not enter into these questions at all because they are of no importance. So yes, that is true. When it comes to dates and the birth and death of philosophers, it's highly confused and chaotic. The reason being कि dates के लिए हमारे पास पहली बात तो in writers की Thales never wrote anything, so we don't have original writings of Thales. Thales के बारे में हमें जो भी पता है वो Anaximenes की writing से पता चला है. Anaximenes was the first person to write something down, and बाद में Plato and Aristotle and बाद की Thales के साथ जो contemporaries थे जिन्होंने Thales के work को refer किया है, so they have written about Thales, and that's how we come to know about Thales के birth and death and all of those dates. And throughout these lectures, it should be understood that the dates given are approximate. So when it comes to these areas, do not assume approximate and accurate dates. Do not assume accurate dates, but they're almost approximate, 10, 20, 50 years give and take. Thales, at any rate, was a contemporary of Solon and Croesus. He was famous in antiquity for his mathematical and astronomical learning. Now, these are some of the characteristic features of Thales जो हमें देखने को मिलते हैं. His practical sagacity and wisdom. He is included in all accounts of the seven sages. Now, the
seven sages was actually, they were seven very famous, very intellectual, artistic and talented people in those times. जो ग्रीस में जो ये टाइटल दिया गया था, उन सेवन सेजेस में वन ऑफ द सेज वाज थेलीस. एंड व्हाट इज टू बी प्राउड अबाउट इज दैट ये मतलब थेलीस बिलोंग्ड टू द स्फीयर ऑफ फिलोसफी, अदर्स बिलोंग टू म्यूजिक एंड आर्ट एंड अदर्स departments, areas. The story of seven sages is unhistorical, but the fact that the list of their names differ considerably is given by different writers, whereas the name of Thales appears in all. So जो seven sages हैं, now this is very unhistorical, बहुत confusion है इसको लेकर, because हर जगह पर seven sages का अलग सात नाम देखने को मिलता है, but the only constant name in almost all the list was of Thales. तो Thales का नाम हर seven sage की लिस्ट में अपीयर करता है. अलग अलग लोगों ने अलग अलग seven sages का नाम दिया, लेकिन Thales का नाम was common to all of them. So he was anciently regarded. That means in his times, Thales was highly intellectually referred to. An eclipse of the sun occurred in 585 BC, and Thales is alleged to have predicted it, which was a feat for the astronomy of those times. And he must have been a great engineer. He caused a diversion of the river Halys when Croesus and his army were unable to cross it. Now, these are the things, देखिए, we don't know about these things with 100% surety, but most of the accounts cross-check करने के बाद, this is what has been majorly found as, and that is why this is something that we are taking up to be as true. Nothing else is known of his life, though there were many apocryphal stories. So there were so many stories, so many rumors, so many different incidents of Thales' lives, but we're not 100% sure whether they were true or not. तो ये कुछ incidents ऐसे हैं that he was a very good astronomer, a very good mathematician, बहुत अच्छा engineer माना जाता था कि उन्होंने एक sun eclipse को predict कर लिया था. तो एरिस्टोटल के टाइम्स तक भी थेलीस का कोई राइटिंग्स कुछ भी नहीं था, तो यही बिलीव किया जाता है कि ही रोट नथिंग. सो थेलीस एंड एनाक्सिमेंडर, दीज टू रोट ऑलमोस्ट नथिंग. तो his philosophy, if we can call it by that name, consisted so far as we know of two propositions. So the main proposition says of Thales is credited with two main principles or propositions. First is, principle of all things is water. Now why we need to understand this fact is for a reason. This was a great leap. इसके पहले तक जितना भी फिनोमेना हो रहा था, now this is absolutely wrong, nobody is saying that this is correct, कि थेलीस रिगार्ड कर रहा था कि everything was born out of water and water was the main principle of all things, water was the main root of all things, सभी चीज़ें पानी से निकल कर आ रही हैं. This is absolutely wrong, but Thales has been credited with the thought of this thing. Before this, everything was credited to gods, mythology, everything. जो भी क्रिएशन हो रहा था, जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था अर्थ के ऊपर, everything was credited to the different Greek gods. Now here comes a man जो कि साइंटिफिकली और नेचुरलिस्टिक तरीकों से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है that it is water जिससे हर चीज़ born out हो रही है. So water is the principle of all things. So this was a great leap कि आप mythology से निकल के you are trying to give a scientific explanation of something. So ये explanation ज़रूर गलत था, but the credit is given to the thought, to the ingenuity of the idea, and to water all returns. All comes from water, and to water all returns. Secondly, the earth is a flat disk which floats upon water. So these two things, ये दोनों चीज़ें जो हैं, these two are very important, ingenious ideas which were given by Thales, and that is one of the reasons why Thales is regarded as the founder and the father of philosophy. Trying to give a scientific and a naturalistic explanation to the phenomena in the world. Now the first, which is the chief proposition, means that water is one primal kind of existence and that everything else in the universe is merely a modification of water. Now what does this line mean is,
देखिए, आपके लिए ये थॉट, हमारे लिए ये थॉट समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो है क्या हो रहा है, दुनिया में हर चीज़ हो रही है। आज हमारे लिए इस चीज़ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें मिला हुआ है कि अच्छा, अगर हम लोग धरती पर चल रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो वो ग्रेविटी की वजह से है, एयर है, सन की लाइट है, सन रे है, मैटर है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। लेकिन उस समय पर एक ऐसा समय जहाँ पे हर चीज़ गॉड को क्रेडिट की जाती थी, माइथोलॉजी को क्रेडिट की जाती थी कि अच्छा, ये फूल कैसे उग रहा है, ये तो उस भगवान ने फूल को उगाया है, बच्चे कैसे हो रहे, तो उस भगवान ने बच्चों को उगाया है, बारिश कैसे हो रही है, तो ये उस भगवान का काम है। उस समय पर एक इंसान आकर बोलता है कि नहीं, ये भगवान का काम नहीं है, ये पानी है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल चीजों का पानी है। और वो क्या कहते हैं, सबसे पहला प्रोपोजिशन क्या है कि वाटर जो है वो वन प्राइमल काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस इन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज merely a modification of water। कि हर चीज जो है, सबसे पहला प्रिंसिपल, सबसे पहला मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट सबसे पहला मैटर क्या है, पानी। और पानी से हर चीज निकल कर आ रही है, जो भी चीजें बनी हुई है ना, वो पानी के ही अलग अलग वेरिएशंस है, पानी के ही अलग अलग प्रकार है। तो जितनी भी चीजें दुनिया में आ रही है वो पानी से निकल कर आ रही है। थेलीज ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि कैसे पानी का मॉडिफिकेशन हो रहा है, पानी अलग अलग उसमें चेंज हो रहा है, और फिर दुनिया की अलग अलग चीजें पानी से निकल कर आ रही है। Two questions which naturally occur to us: why did Thales choose water as the first principle? Why did Thales and by what process does water in opinion come to be changed into other things? अब दो क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले पानी क्यों, एंड दूसरा कैसे पानी, कैसे सब चीजों में चेंज हो रहा है। तो इन दोनों का आंसर हम बहुत श्योरिटी के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट राइटिंग्स नहीं है जो कि थेलीज ने क्या बोलता था, क्यों वो ऐसा सोचते थे। लेकिन हमें मेन दो प्रोपोजिशन जो है वो दूसरों की राइटिंग्स के थ्रू पता चला है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग थेलीज का ऐसा मानना इसलिए था क्योंकि उन्होंने क्या देखा, ये एरिस्टोटल की ओपिनियन थी, जो कि हो सकता है कि थेलीज की ओपिनियन रही हो, या हो सकता है थेलीज की ओपिनियन ना भी रही हो। लेकिन हमें जो पता है कि थेलीज ने वाटर को इसीलिए हर तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल माना है क्योंकि उन्होंने देखा है कि एवरीथिंग, हर चीज का ओरिजिन जो है ना वो मॉइस्चर से होता है। और यहाँ तक कि जो हीट भी जनरेट होती है वो भी मॉइस्चर से हो रही है। पहले मतलब जो मॉइस्चर है थोड़ी सी, वो हीट जनरेट होने के लिए भी, जैसे हम साइंटिफिकली तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जरूरत हमें चाहिए ही होती है। जो सीड है वो विदाउट मॉइस्चर ग्रो नहीं करेगा अर्थ में से। एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, हर चीज बिना पानी के कोई भी चीज सस्टेन नहीं कर सकता है। तो इस वजह से सीड्स ऑफ ऑल थिंग्स possess a moist nature. So these are some important points जो थेलीज के कहे, what is the first principle of things that are human. This is very likely the true explanation, बहुत likely, ये बहुत close explanation है कि जो थेलीज जिस चीज के लिए मानता था। लेकिन फिर भी एरिस्टोटल probably का वर्ड यूज करते हैं because nobody is sure कि थेलीज ने एक्चुअली में बोला क्या था, and so gives a statement merely as a conjecture। तो ये बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है कि एरिस्टोटल का जो ये मानना था ये बहुत कुछ सही है, लेकिन फिर भी तो बहुत probably ऐड करके उन्होंने एक कंजेक्चर उसको बना दिया, उसको एक उन्होंने अपनी गेस पॉइंट, नॉट एग्जैक्टली गेस पॉइंट, बट उसको अपना एक नॉट सो श्योर स्टैंड पॉइंट बना लिया है। इन द ओपिनियन ऑफ थेलीज कैसे पूरा वर्ल्ड पानी से बाहर निकल के आया, ये तो और भी ज्यादा अनक्लियर है कि कैसे पानी मॉडिफाई हो रहा है, कैसे पानी से ही अलग चीजें बन रही है, ये इस चीज की क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट मेन पॉइंट हमारे लिए मुद्दे की बात जिस पे गौर करना है वो बात यही है कि इस चीज के ऊपर फोकस होना कि थेलीज ने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है चीजों की, दैट इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग। तो इस चीज के ऊपर हमारा मेन ध्यान होना चाहिए कि यूनिवर्स को नेचुरलिस्टिक तरीके से, सिग्निफिकेंस क्या है थेलीज का कि उसकी वाटर फिलोसफी नहीं, उसने पानी को बोला, हवा को बोला, आग को बोला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी ये वैल्यू होना है कि पहला अटेम्प्ट था ये यूनिवर्स को नेचुरलिस्टिक और साइंटिफिक तरीकों से एक्सप्लेन करने का, विदाउट द एड ऑफ मिथ्स एंड एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड्स।
ठीक है। सो दिस वॉज एंथ्रोपोमॉर्फिक, मतलब कि वो हाफ ह्यूमन है, हाफ गॉड है, माइथोलॉजिकल क्रीचर्स है। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, थेलीज ने क्या काम किया है, इसके थ्रू थेलीज ने पूरा एक डायरेक्शन सेट किया है फिलोसफी का। आगे की जितनी भी प्री सोक्रेटिक फिलोसफी है वो पूरी की पूरी थेलीज के इस थॉट के ऊपर बेस्ड है। हम देखेंगे कि एनाक्सिमेंडर जो है वो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल किसी और को बताते हैं, एनाक्सिमीन्स अपना फर्स्ट प्रिंसिपल एयर को बताते हैं। तो पूरी प्री सोक्रेटिक फिलोसफी जो थी वो थेलीज के एक प्रिंसिपल से पूरी डिटर्मिन थी और डोमिनेटेड थी। The fundamental thought of that period was that under the multiplicity of the world there must be a single ultimate principle. The problem of all philosophers from Thales to Anaxagoras was that what is the nature of that first principle for which all things have issued. तो सबसे important चीज़ क्या थी कि fundamental thought क्या था इस period का, कि under the multiplicity of the world there must be a single ultimate principle. कि दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं, कितनी मल्टीपल चीज़ें हैं, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, इंसेक्ट लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स, यूनिवर्स, कॉस्मोस, हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मल्टीपल चीज़ें एक अल्टीमेट प्रिंसिपल से गवर्न होती थी। तो थेलीज, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमीन्स, एनाक्सागोरस, इन सभी का फोकस इस फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर था। हालांकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल हर फिलोसोफर के लिए अलग था। थेलीज के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल वाज वाटर। तो सभी इसी एक अल्टीमेट प्रिंसिपल को ढूंढने की कोशिश करते थे। Thus Thales asserted that the ultimate reality is water. Anaximander indefinite matter. Anaximander का क्या कहना था कि एक indefinite matter है जो कि infinite है, indefinite है, boundless है। वो indefinite matter जो है वो ही सब चीज़ों का first principle है। Anaximenes के लिए air था, Pythagoreans के लिए number था, Eleatics के लिए being था, Heraclitus के लिए fire था, Empedocles के लिए वो 4 elements थे, Democritus के लिए atoms। हम सभी के बारे में अभी आगे स्टेज में इनके बारे में चर्चा करेंगे कि हर फिलोसोफर की अपनी फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर क्या चर्चा थी। तो फर्स्ट पीरियड का इसेंशियल जो कैरेक्टर था वो कॉस्मोलॉजिकल था नेचर में, इसेंशियली कॉस्मोलॉजिकल इन कैरेक्टर, एंड इट वाज थेलीज हु डिटरमिन द कैरेक्टर। तो थेलीज ने ही पूरा कैरेक्टर को डिटरमिन किया था। उसका इंपॉर्टेंस इज दैट ही वाज द फर्स्ट टू प्रोवाइड द क्वेश्चन। भले उन्होंने एक रैशनल रिप्लाई नहीं दिया हो, भले वाटर करेक्ट ना हो, रैशनल रहा हो, रीजनेबल ना हो, लेकिन द फर्स्ट वन टू पुश या टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द होल थॉट उस समय पे। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि मैन क्या है, नेचुरली मटीरियलिस्टिक है। यहाँ पर हमें उसका एक एविडेंस देखने को मिला कि मैन ने कैसे हर चीज़ को, चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो, नॉन मटीरियलिस्टिक, यूनिवर्स में दोनों टाइप की चीज़ें आती है, सेंशुअस एंड नॉन सेंशुअस, मटीरियलिस्टिक एंड नॉन मटीरियलिस्टिक, डेफिनेट इनडेफिनेट, हर टाइप की चीज़ को थेलीज ने सबसे पहले किसके थ्रू समझाने की कोशिश की, थ्रू अ मटीरियल थिंग दैट इज वाटर। As we should expect, philosophy begins in materialism. तो हमने देख लिया कि philosophy किस तरीके से materialism से शुरू हुई, what was the first principle से। So to answer the question, answer to the question that what the ultimate reality is, place the nature of that reality in its sensuous object, water. Thales ने उसको place कर दिया था। Other members of the Anaxagoras, Anaximander, Anaximenes also materialist ही है। Anaximander और Anaximenes भी indefinite, matter, वो भी matter, materialistic, वो भले indefinite है उसका nature कैसा, लेकिन matter है वो। Anaximenes air की बात करता है। और उस समय से हम देखते हैं कि कैसे थॉट का एक जो ग्रेजुअल राइज हुआ है, ब्रेक्स हुए वगैरह, मतलब पहले सेंशुअलिज्म, आयोनिक्स जो थे वो सेंशुअलिज्म आपको पता होना चाहिए कि सेंशुअलिज्म इज समथिंग बेस्ड ऑन द सेंसेस, समथिंग बेस्ड ऑन द एक्सटीरियर थिंग्स, मटेरियल थिंग्स। सेंसेस का काम क्या है, सेंसेस हमेशा आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। सो सेंशुअल, इफ समथिंग इज सेंशुअस, इफ समथिंग इज सेंशुअल, दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द सेंसेस, वो एक्सटर्नल है, वो फिजिकल है। सो आयोनिक्स का टोटल जो था वो सेंशुअलिज्म पर बेस्ड था। फिर जो इलियाटिक्स थे वो आइडियलिज्म, जो कि सेमी सेंशुअस था, इट वाज मटेरियलिस्टिक एज वेल एज नॉन मटेरियलिस्टिक, बोथ ऑफ देम। एंड फिर हाईएस्ट पॉइंट आया, प्योर थॉट आया, जो कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल का नॉन सेंशुअस थॉट था, प्योर थॉट था कि इट इज नॉट समथिंग बेस्ड ऑन मैटर एंड ऑल दैट स्टफ। तो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी जो है वो एक कियोटिक हॉचपॉच नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी आकर बीच में से बोल रहा है, लेकिन हमें एक ऑर्डर दिखता है। दिस इज अगेन अकॉर्डिंग, एवरीथिंग जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, दिस इज कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू WT स्टेस। सो अब हमारे पास यहाँ पे फोकस करने की बात क्या है कि जो हमारी हिस्ट्री है ग्रीक फिलोसफी की, बहुत हॉच पॉच नहीं है, कहीं से भी कुछ भी कोई फिलोसफर बोल रहा है। एक ऑर्डर में हम यहाँ पर अगर हम उसको पूरा कंप्लीटली समराइज करें, एक साथ उसको ब्रॉड टर्म्स में, वाइडर टर्म्स में देखें, तो एक
एक असेंडिंग कैरेक्टर, असेंडिंग थॉट प्रोसेस हमें देखने को मिलता है कि हाउ फ्रॉम सेंशुअलिज्म टू सेमी सेंशुअलिज्म एंड देन टू नॉन सेंशुअलिज्म हम लोग मूव कर रहे हैं. ओके, सक्सीडिंग, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है. सो जो एरिस्टोटल ने बात कही है, इट्स अ सक्सेशन ऑफ व्हाट द आयोनिक्स, द इलियाटिक्स हैव ऑलरेडी सेट ऑफ. तो एक सक्सेशन, जो इलियाटिक्स बोल रहे हैं वो एक सक्सेशन है आयोनिक्स का. ऐसा नहीं कि इलियाटिक्स अपने आप में कुछ एक नई चीज लेकर आ गए हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन दैट, इनके बीच में एक कनेक्शन है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पूरे के पूरी हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, ग्रीक फिलोसफी की बात करें तो पूरी हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी को कनेक्ट कर रहा है, उसका एक कैरेक्टर शो कर रहा है. उसी तरीके से वी विल बी एबल टू व्यू द होल हिस्ट्री एज वन सिंगल थिंग, एज वन हिस्ट्री ऑफ वन सिंगल थिंग. तो ये लॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, ईच स्टेप इन विच इज डिटर्मिन्ड बाय द लास्ट एंड एडवांसेस बियॉन्ड द लास्ट टुवर्ड्स अ डेफिनेट गोल. तो एक स्टेप जो है ना वो पिछले वाले का सक्सेशन है और एक डेफिनेट गोल की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है. तो इट इज नॉट ऑफकोर्स विजिबल टू अस एंड बट वॉज नॉट विजिबल टू द अर्ली थिंकर्स देमसेल्व्स. जो थेरीज ने इतना नहीं ऑफकोर्स सोचा था, समझा था कि what Plato will reach to, and Plato and Aristotle and Socrates and idealism and all of that will reach to. That was again beyond their thinking, beyond their imagination. So it was one step at a time process. तो जब से man begins, since man begins by looking outwards upon the external world and not inwards upon himself, this fact too determines the character of the first period of Greek philosophy. हमने अभी देखा था कि पहले चैप्टर में W.T. Stace बताते हैं कि किस तरीके से हमारा सबसे पहला फोकस होता है वो इनर वर्ल्ड पे नहीं, वो आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर जाता है. एज सून एज वी ओपन आवर आईज, हम चीज़ों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, हमारा सबसे पहला जो आइडिया होता है, फॉर्म होता है, वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड का नहीं होता. एक जो छोटा सा बेबी होता है या एक इन्फेंट होता है, एक एज पर आने के बाद, चलिए मान लीजिए जब वो अपने सेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी वो अपनी मेंटल प्रोसेसेस पर ध्यान नहीं देता है, उसका फोकस एक्सटर्नल वर्ल्ड पे रहता है. वो चीज़ें देख रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है कि अच्छा उसके पास ये, उसके माइंड के अंदर ये सब चीज़ें चल रही है. एट अ लेटर स्टेज, टीन एज पे आकर, एंड देन एज वी प्रोग्रेस इन आर एज, तब जाके वी स्टार्ट टू रियलाइज, हम इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश तब हम शुरू करते हैं. तो इट कंसर्न solely with nature, with the external world and only with man as a part of nature. तो ये बहुत important points हैं for us to understand the nature of So this is a character of Greek philosophy wherein we see that how it is completely based on the external world. When Thales is trying to explain how water is the first principle of all things, so he's trying to explain the external world, that how all the material objects of the external world have come out of water. And water again is materialistic. So the thing that is being explained to the first principle itself, it is matter, and the thing that it is explaining is also materialistic, is also matter, the external world. So this is also again बहुत important है, not inwards upon itself, and in fact too determines the character of the first period of Greek philosophy, how it is completely based on the external world. So it's concerned solely with nature and with the external world, and only with man as a part of nature, that how man was a part of the external physical world. It demands an explanation of nature. So man's internal processes, mental processes have been neglected. Yeah, not exactly neglected, but have not been looked upon in the first period of Greek philosophy, as we'll see in the later stages, wherein man's inner parts, yeah, inner world comes into explanation, comes into discussion now. And this is the same as saying that it is cosmological. So the first period of Greek philosophy was completely cosmological in nature, because it is explaining the external physical world, and what it is explaining with the help of is also itself something materialistic. The problems of man, of life, of human destiny, ethics, ये सब ट्रीट नहीं किया गया. हम लेटर स्टेज में देखेंगे कि अच्छा ह्यूमन डेस्टिनी, लिबरेशन, सफरिंग, या यू नो कर्मा, और यू नो इमोशंस, फीलिंग्स, एथिक्स, मैन एज अ सोशल, मतलब ये सब चीज़ों के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर फोकस जो है ना, वो इट इज़ नॉट टिल द टाइम ऑफ सोफिस्ट दैट ग्रीक स्पिरिट टर्न्स इनवर्ड्स अपॉन इट सेल्फ. तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, यू नो, regarding the character of these different ages.
With the emergence of that point of view, we have passed from the first to the second period, because the Ionic philosophers were all materialists. They were also called hyleicist, from the Greek hule, which means matter. So this is again something that we need to note. अब हम बात करते हैं एनाक्सिमेंडर की, ठीक है। एनाक्सिमेंडर का भी यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अगेन बिलोंग टू द आयोनिक स्कूल। ही वाज एक्सीडिंगली ओरिजिनल एंड ऑडेशियस थिंकर। उसकी थिंकिंग बहुत ओरिजिनल थी। ही टॉक्स अबाउट एन इनडेफिनिट मैटर। सो born and died age you can see. He was again from Miletus, and it is said कि वो थेलीस का ही डिसाइपल था। Thus he was a younger contemporary of Thales, so he was from the time of Thales, क्योंकि वो Thales के disciple था। Thales was his teacher. He was born at the time that Thales was flourishing and was about a generation younger. So the first Greek to write a philosophic treatise, which however has been unfortunately lost. I'm so sorry. मैंने पहले बोला था कि Anaximenes was the first one. I'm so sorry, that was my mistake. Anaximander was the first one जिसने एक philosophical treatise लिखी थी, अपनी ideas को pen down किया था, लेकिन वो पूरी की पूरी treatise is lost. So yeah, it's almost it's equal to writing nothing. मतलब he wrote something, but it's equal to nothing being written. He was eminent for his astronomical, geographical knowledge and his connection to the first to construct a map. तो ये कुछ points हैं which will really help you to understand the character, the nature of these philosophers: astronomical, geographical knowledge, and the first to construct a map. एंड ऑफकोर्स उसके भी लाइफ के डिटेल्स हमें बहुत ज़्यादा थेलीज से पता नहीं है। अब थेलीज ने बोला था कि अल्टीमेट प्रिंसिपल क्या है, वाटर। एनाक्सिमेंडर ने अग्री किया था कि अल्टीमेट प्रिंसिपल जो है जिससे बाकी चीज़ें निकल कर आ रही है वो मटीरियलिस्टिक तो है, लेकिन वो वाटर नहीं है। उसका कहना है कि वो एक अलग ही टाइप का मैटर है। वो जो मैटर है, इट इज़ रादर अ फॉर्मलेस, इनडेफिनिट एंड एब्सोल्युटली फीचरलेस मैटर इन जनरल। वो मैटर के कोई फीचर्स नहीं है, वो इनडेफिनिट है, वो कहीं एक स्पेस में, वॉल्यूम में डेफिनेट नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। तो मैटर हम जैसे बोलते हैं वो एक पर्टिकुलर काइंड का होता है, कभी हमेशा। जैसे आयरन है, ब्रास है, वाटर है, एयर है, उसका कोई ना कोई काइंड का मैटर होता है, उसके अलग अपनी प्रॉपर्टीज होती है, अपनी फीचर्स होती है। और इन मैटर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, वो क्वालिटेटिव है। हमें पता है कि एयर जो है वो वाटर से कैसे डिफरेंट है, उसकी क्वालिटीज में डिफरेंस है, ठीक है। एंड आयरन से कैसे डिफरेंट है, आयरन की क्वालिटीज एंड एयर की क्वालिटीज में डिफरेंस है। तो द प्रिमिबल मैटर ऑफ एनाक्सिमेंडर इज जस्ट मैटर, नॉट येट सरेंडर्ड इनटू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। तो एनाक्सिमेंडर जिस मैटर की बात करते हैं वो सबसे प्रिमिबल सबसे रॉ काइंड ऑफ मैटर है, जो अभी किसी एक पर्टिकुलर शेप या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर में अभी शेप नहीं हुआ है। जैसे आयरन है, वाटर है, एयर है, वो किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर में शेप अभी नहीं हुआ है। सबसे प्रिमिबल फॉर्म है वो मैटर का। एंड एज इट इज दस इनडिटर्मिनेट इन क्वालिटी, सो इट इज इलिमिटेबल इन क्वांटिटी। तो हम देखेंगे कि क्योंकि उसकी क्वालिटी हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटी हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। एनाक्सिमेंडर बिलीव दैट दिस मैटर स्ट्रेचेस आउट टू इन्फिनिटी थ्रू स्पेस। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है उस मैटर के विच वी नीड टू नो, कि इट जस्ट स्ट्रेचेस इनडेफिनेटली, इट इज नॉट लिमिटेड। कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ना क्वांटिटी में ना क्वालिटी में। द रीजन ही गेव फॉर दिस ओपिनियन वाज दैट इफ देयर वाज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैटर इट वुड लॉन्ग अगो हैव बीन यूज्ड अप इन द क्रिएशन। तो उन्होंने क्या रीजन दिया कि अगर लिमिटेड होता तो इट वुड हैव लॉन्ग अगो बीन यूज्ड अप इन द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स। अब वो इस इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स, उनका क्या मतलब है? इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स जो है वो अगेन वो दो चीजें हो सकती है, ठीक है। उन्होंने ये टर्म तो यूज कर लिया इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स, लेकिन अब हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हाउ डू वी ट्राई टू असेस दिस इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स। अब इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी स्पेशियल और इट कैन बी अ टाइम सेंसिटिव वर्ल्ड, ठीक है। इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स कैसे? अब स्पेशियल कैसे कि एक ही समय पर इन द सेम मोमेंट कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस एग्जिस्ट कर रही है। एक तरफ माउंटेन्स हैं, तो एक तरफ वाटरफॉल है, तो एक तरफ स्नो है, तो एक तरफ ओशन है, तो एक तरफ रिवर है। जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, टेरिटोरियल डिफरेंसेस हैं, देयर आर सो मेनी वेदर के डिफरेंसेस हैं, क्लाइमेटिक डिफरेंसेस हैं। तो एक ही समय पर कितनी सारी अलग अलग वर्ल्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। एक इंसेक्ट के लिए, एक मस्कीटो के लिए एक वर्ल्ड अलग तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, एक कैट के लिए वर्ल्ड अलग तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, एक ह्यूमन के लिए अलग एग्जिस्ट कर रहा है, एक एलिफेंट के लिए अलग एग्जिस्ट कर रहा है। सो देयर आर सो मेनी इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम।
या तो जब उन्होंने बोला कि इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में वो मटेरियल खत्म हो गया था, तो या तो वो स्पेशियल वर्ल्ड्स की बात कर रहे थे, एग्जिस्टिंग इन स्पेस एट द सेम टाइम, या फिर वो टाइम सेंसिटिव वर्ल्ड्स की बात कर रहे थे कि द वर्ल्ड, let's say 10 years ago from today, 1 day ago from today, 3 days ago from today, 100 years ago from today, अलग था, आज अलग है और आगे अलग होने वाला है. तो ये वर्ल्ड इन्यूमरेबल है. एवरी डे, एवरी मोमेंट एक नया वर्ल्ड है, एक नया डिफरेंस है वर्ल्ड में. इफ समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज गोइंग, वट एवर इज हैपनिंग, एवरी मोमेंट वर्ल्ड चेंज हो रहा है. सो ही कुड हैव मेंट दीज टू काइंड्स ऑफ वर्ल्ड्स जब वो इन्यूमरेबल बोल रहे होंगे, या पॉसिबल, बट दिस इज अपॉन नाउ बिकॉज हमारे पास क्लैरिटी नहीं है दैट बाई इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स वो कौन से इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स की बात कर रहे थे. सो हेंस ही कॉल्ड इट द बाउंडलेस इन रिगार्ड टू दीज इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स. द ट्रेडिशनल ओपिनियन अबाउट एनाक्सिमेंडर was that he believed these worlds to succeed each other in time, and that at first a world was created, developed and was destroyed, then another world arose, was developed and destroyed, and that this periodic revolution of worlds went on forever. तो यहाँ पे जो हम इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स की बात कर रहे हैं वो रिगार्डिंग टू टाइम, सक्सीडिंग ईच अदर, क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डेवलप हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है. ओके, तो एक रेवोल्यूशन सा कंटिन्यूस प्रोसेस वो चलती जा रही है. प्रोफेसर बर्नेट हाउएवर इज ऑफ ओपिनियन दैट इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स ऑफ एनाक्सिमेंडर वाज नॉट नेसेसरली सक्सेसिव बट दैट इज साइमल्टेनियस. जैसे हमने बात की कि स्पेशियल है वो या फिर टाइम सेंसिटिव है, साइमल्टेनियस है या सक्सेसिव है. सक्सेसिव मतलब टाइम सेंसिटिव होना, कि सक्सेसिव एक के बाद एक, एक के बाद एक, एंड साइमल्टेनियस मतलब एक ही टाइम पे वो चीज़ें एग्जिस्ट करना. तो हमारे पास एक क्लैरिटी नहीं है कि वो सक्सेसिव वर्ल्ड्स की बात कर रहे थे इन्यूमरेबल, या फिर साइमल्टेनियस इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स की बात कर रहे थे. बट इवन सो इट इज स्टिल ट्रू दैट दीज वर्ल्ड्स वर नॉट एवरलास्टिंग बट बिगैन, डेवलप्ड एंड डिकेड. तो ये बात एक श्योरिटी थी कि इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स की जब बात की जाती ना, वो इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स जो थे वो एवरलास्टिंग नहीं थे. यानी कि वो इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स ऐसे ज़रूर कैरेक्टर के थे कि वो क्रिएट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या सक्सेसिवली हो रहे हैं, दैट इज वी नॉट श्योर ऑफ. हाउ नाउ हैव दीज वेरियस वर्ल्ड्स बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ द फॉर्मलेस इनडेफिनिट इनडिटर्मिनेट मैटर ऑफ एन एग्जामिनेटर. तो कैसे इस इनडिटर्मिनेट मैटर से ये पूरा के पूरा वर्ल्ड क्रिएट हुआ. ऑन दिस क्वेश्चन एन एग्जामिनेटर इज वेकन एज नथिंग वेरी डेफिनेट टू पुट फॉरवर्ड. इनडिटर्मिनेट मैटर बाय अ वेगली कंसीव्ड प्रोसेस सेपरेट्स इटसेल्फ इनटू द हॉट एंड द कोल्ड. अब एनाक्सिमेंडर कैसे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेट अस सी. जो इनडेफिनेट मैटर है ना, वो सेपरेट होता है हॉट में एंड कोल्ड में. जो कोल्ड है, अब देखिए, इट सेपरेट्स इनडिटर्मिनेट मैटर बाय कंसीव वेगली, बहुत वेग कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से इट सेपरेट्स इनटू हॉट एंड कोल्ड. कोल्ड कैसा है, मॉइस्ट है और डैम्प है, और कोल्ड जो है वो बन जाता है अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. हॉट जो है, इट कलेक्ट्स इनटू अ स्फीयर ऑफ फायर सराउंडिंग द अर्थ. तो जो हॉट है वो क्या कर रहा है, वो अर्थ के आसपास एक सर्कुलर सर्कल में कलेक्ट हो रहा है अपने आप में. अर्थ इज द सेंटर, वाज ओरिजिनली फ्लूइड. द हीट ऑफ द सराउंडिंग स्फीयर कॉज द वाटर्स ऑफ द अर्थ प्रोग्रेसिवली टू इवेपोरेट. मैं अगर आपको एक वो बता के दूं, सो दिस इज द अर्थ. ये पूरा जो है हमारे पास क्या है, दिस इज द अर्थ, एंड ये जो है वो फायर है. ठीक है, सो दिस इज कोल्ड, दिस इज हॉट. ये हमारे पास हॉट है. अब क्या हो रहा है, इस हॉटनेस की वजह से, ये क्योंकि हॉट है, उस वजह से ये जो कोल्ड है ना, ये ड्राई अप हो रहा है. क्योंकि ये अर्थ पहले मॉइस्ट थी, लिक्विडी थी, डैम्प थी. ये क्या हो रहा है कि दिस हॉट इज वर्किंग अपॉन द कोल्ड, द डैम्प, द मॉइस्ट, एंड उसको ये ड्राई अप कर रहा है. तो इस वजह से अर्थ का जो लिक्विड है, जो मॉइस्चर है, वो इवेपोरेट हो गया, एंड अर्थ फिर इस तरीके से सॉलिड हमारे पास फॉर्म हो गई. सो the heat of the surrounding sphere caused the waters of the earth progressively to evaporate. For the early Greeks regarded the air and vapor as the same thing. तो लोगों के, उनके लिए, early Greeks के लिए air and vapor जो था वो एक ही चीज़ थी, वो एक ही चीज़ उसको करते थे. हमें पता है कि air and vapor में difference है. As this air or vapor expanded under the action of heat, it burst the outside hot sphere of fire into a series of enormous wheel-shaped husks, resembling cart wheels which encircle the earth. अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि किस तरीके से पहले जो रिंग्स ऑफ फायर अर्थ के आसपास फॉर्म हो रही है, एंड उस रिंग्स ऑफ फायर को कवर किया जा रहा है और एयर की एक थिक लेयर से. उस एयर की लेयर में फिर है होल्स,
और उन होल से हमें कुछ फायर जब वो दिख रहा है तो वो ग्लोई सा दिख रहा है। तो एनाक्सीमेंडर जो स्टार्स हमें दिखते हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करता है कि वो स्टार्स एक्चुअल में क्या है। वो स्टार इज द फायर, रिंग ऑफ फायर है जिसको एक एयर के थिक लेयर ने कवर कर लिया है। एयर के थिक लेयर में जो होल्स हो रहे हैं तो उससे वो स्टार्स हमें दिख रहे हैं, वो चमक रहे हैं। उन होल्स के थ्रू जो फायर एस्केप होकर दिख रही है हमें, तो वो हमें वो चमकती हुई दिख रही है। बट देयर आर अपर्चर्स और पाइप लाइक होल्स इन द वेपर क्रस्ट, यानी कि जो वेपर की जो पूरी लेयर है फायर के ऊपर उसमें होल्स हैं, एंड थ्रू दीज द फायर gleams, causing the appearance of the sun, stars and moon. You will note that the moon was on this theory considered to be fiery and not as we now know it to be a cold surface reflecting the sun's light. तो मून क्या है कि मून को कैसे कंसिडर किया गया था कि मून इज ऑल्सो मेड ऑफ फायर, और वो फायर से ही वो होल से चमक रहा है तो वो हमें मून जैसा दिख रहा है। There were 3 of these cartwheels. The first was that of the sun. अब वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं अगर हम ड्रॉ करके देखें। सो दिस इज द अर्थ। अच्छा, अब अर्थ का शेप जो था ना वो उन्होंने ऐसे बनाया था। अकॉर्डिंग टू एनाक्सीमेंडर दिस वाज द शेप ऑफ द अर्थ। ओके, इट वाज ऐसा डिस्क शेप का था, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल डिस्क शेप का अर्थ था। ठीक है, लेट्स थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एनाक्सीमेंडर दिस वाज द अर्थ। नाउ इसके आसपास थे हमारे पास सन, मून एंड स्टार्स के रिंग्स। ठीक है, सो हमारे पास अलग अलग वो थे कि अच्छा ये है जो जैसे ये है दिस इज द स्टार्स, या ये सन, दिस इज द ये, तो ये ऐसे करके अलग अलग हमारे पास ये कार्टव्हील्स थे। ओके, आई होप ये थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। एंड देयर वर 3 ऑफ दीज कार्टव्हील्स। पहला सबसे था सन का जो कि अर्थ से दूर था, फिर था मून और सबसे पास था हमारे स्टार्स। ठीक है, अब ये हेवनली बॉडीज जो थे वो एयर के कारण, करंट्स ऑफ एयर के कारण रिवॉल्व करती थी अर्थ के आसपास। द अर्थ इन द सेंटर वाज बिलीव्ड बाय एनाक्सीमेंडर टू नॉट बी स्फेरिकल बट सिलेंड्रिकल, जैसे हमने ड्रॉ किया था सिलेंड्रिकल शेप का, और मेन जो थे उस सिलेंडर के टॉप पे ऐसे पिलर के जैसे वो पिलर के टॉप पे रहते थे, टॉप पे। एनाक्सीमेंडर आल्सो डेवलप्ड अ स्ट्राइकिंग थ्योरी अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो अब एनाक्सीमेंडर का हमने ये तो देखा, ये उसका कॉस्मोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमने देखा, जिसको आप पूरे को, वैसे तो हमें पूरे को ही हाईलाइट करना चाहिए, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। फिर उसके बाद उसने एक एवोल्यूशन का भी हमें दिया कि इन द बिगिनिंग द अर्थ वाज फ्लूइड एंड इन द ग्रेजुअल ड्राइंग अप बाय इवेपोरेशन ऑफ दिस फ्लूइड लिविंग बीइंग्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हीट एंड मॉइस्चर। कि हर चीज पहले फ्लूइड थी, फ्लूइड जैसे 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 ड्राई अप होता गया, तो जितना लेवल पे वो ड्राई अप होता गया उस हिसाब से अलग अलग क्रीचर्स बनते गए। ओके, इसी तरीके से बीइंग्स पहले लोअर ऑर्डर के थे, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, हायर हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनने लगे। मैन सबसे पहले क्या था, पानी में तैरती हुई मछली थी, फिर वो मछली धीरे धीरे पानी थोड़ा सा ड्राई अप हुआ, एक एरिया का पानी ड्राई अप हुआ, वो मछली जमीन पे आया, वो इवॉल्व हुआ, कोई और ऑर्गेनिज्म बना, वो और इवॉल्व हुआ और ड्राई अप हुआ, तो एक और लेवल का ऑर्गेनिज्म बना, वो और ज्यादा ड्राई अप हुआ, और ज्यादा कुछ उसकी मॉइस्चर में कमी है तो वो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन के फिश से वो फिर मैन जो है वो निकल के आया। द ग्रेजुअल ड्राइंग अप लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हाई एंड ड्राई एंड मरीन एनिमल्स माइग्रेटेड टू लैंड एंड डिफरेंस वगैरह। तो कैसे कि धीरे धीरे जैसे अर्थ ड्राई अप होती गई, मरीन एनिमल्स जो है वो अर्थ पे शिफ्ट होते गए और उनका अलग अलग तरीके से एवोल्यूशन होता रहा। द रिजेम्बलेंस ऑफ दिस प्रिमिटिव थ्योरी टू मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन इज रिमार्केबल, कि किस तरीके से हम एवोल्यूशन आज के समय में जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी वगैरह है, तो द रिजेम्बलेंस इज बहुत रिमार्केबल है कि एनाक्सीमेंडर ने हाउ मस्ट हैव ही थॉट ऑफ ऑल दिस, की कैसे। अच्छा, हम वही बात करते हैं ना आज भी कि कैसे जो अभी के हमारे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो डायनासोर थे, उनके ये छोटे हो गए, टेल्स ऐसी हो गई, वो पंख कैसे बन गए, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो उसी तरीके से एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाता है जो एनाक्सीमेंडर ने किया है। तो हो सकता है कि ये एनाक्सीमेंडर का एक गेस था, कैसे अचानक से उसने कोइंसिडेंटली उसने गेस कर लिया, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। द टीचिंग ऑफ एनाक्सीमेंडर एग्जिबिट्स अ मार्क एडवांस पोजीशन बियॉन्ड थेलीज की। थेलीज से बहुत आगे निकल के बहुत एडवांस पोजीशन था। थेलीज ने सबसे पहले पॉटर की बात की थी, एनाक्सीमेंडर ने फिलोसफिकली एक फॉर्मलेस मैटर की बात की थी, जो इंडेफिनिट मैटर की बात की थी वो फिलोसफिकली और ज़्यादा एडवांस था पानी से लेकर, तो ये बात था। तो यहाँ पर हमें लिखी थी कि फिलोसफिकली एंड एडवांस on this, and so is showing the operation of thought and abstraction. Secondly, Anaximander definitely applied to idea and to derive it from the existent world. तो एक और चीज जो Anaximander ने क्या की थी कि एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की थी, जो थेलीज ने छोड़ दिया था। पानी से चीजें कैसे निकल के आ रही वो थेलीज ने नहीं बताया था, Anaximander ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब Anaximenes जो था वो भी माइलेटस का ही था,
तो थेलीज, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमीन्स तीनों माइलेटस से थे. बॉर्न एंड डेथ आप देख सकते हैं. उन्होंने ट्रीटीसी लिखी थी जिसके कुछ बहुत छोटे फ्रेगमेंट्स हमारे पास रहते हैं. तो थेलीज, एनाक्सिमेंडर जैसे उनका भी पहला प्रिंसिपल जो था वो मटेरियल था. एंड उन्होंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर की तरफ देखा और उन्होंने कहा था एनाक्सिमीन्स के लिए एयर वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल. This air, like the matter of Anaximander, stretches illimitably through space. Like the matter of Anaximander, air is constantly in motion. Power of motion inherent in it, and this motion brought about the development of the universe from air as operating process of this development. Anaximenes named two opposite processes. अब Anaximenes ने यहाँ पे थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी rarefaction and condensation के थ्रू. rarefaction जो है वो वापस से rarefaction मतलब कि उसका दूर दूर जाना. एयर के पार्टिकल्स जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, और कंडेंसेशन जैसे ही एयर के पार्टिकल्स पास आते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं. तो हीट एंड कोल्ड का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है. एयर बाय रेयरफैक्शन बिकम्स फायर, एंड फायर जो है वो स्टार्स बन जाते हैं. फिर कंडेंसेशन से एयर फर्स्ट बिकम्स क्लाउड्स, एंड फिर उसके बाद कंडेंसेशन से वो वाटर, अर्थ और रॉक्स बन जाते हैं. तो वाटर वर्ल्ड जो है वो तब तक जब तक ये चीज़ें फॉर्म हो रही है वो, तो हम देख रहे हैं कि एयर जब के पार्टिकल्स दूर दूर गए, रेयरफैक्शन हुआ, गर्म हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, हीट से स्टार्स बने, एयर के पार्टिकल्स पास आए, कंडेंसेशन हुआ, वो ठंडे हुए, उससे अर्थ बनी, मॉइस्चर बना, रॉक्स फॉर्म हुए, और तब तक अर्थ जो है वो फ्लोट कर रही है प्राइमल एयर में, जब तक चीज़ें सब एडवांस हो रही है. तो एनाक्सिमीन्स लाइक एनाक्सिमेंडर हेल्ड द थ्योरी ऑफ इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स, और ये वर्ल्ड्स जो थे वो सक्सेसिव थे. बट हियर अगेन प्रोफेसर का कहना है कि साइमल्टेनियस भी हो सकते हैं. एनाक्सिमीन्स कंसिडर करता था कि अर्थ जो है वो फिर एयर के ऊपर डिस्क जैसे फ्लोट रही है. तो हमने देख रहे हैं कि एनाक्सिमीन की जो थ्योरी है वो थेलीज एंड एनाक्सिमेंडर दोनों से भी डिराइव हो रही है, और उसमें अपना तीसरा एडिशन भी एनाक्सिमीन्स का हमें देखने को मिल रहा है. द ओरिजिन ऑफ द थ्योरी, एयर थ्योरी ऑफ एनाक्सिमीन, सीम्स टू हैव बीन सजेस्टेड टू हिम बाय द फैक्ट दैट एयर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. कि एयर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. द टीचिंग ऑफ एनाक्सिमीन सीम्स एट फर्स्ट साइट टू बी फॉलोइंग ऑफ फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ एनाक्सिमेंडर, बट ही गोज बैक टू द पोजीशन ऑफ थेलीज. तो हम देख रहे हैं कि एनाक्सिमेंडर, फिर उसके बाद बहुत कुछ थेलीज के पोजीशन दिख रहा है. एक रिस्पेक्ट में एटलीस्ट देयर इज एन एडवांस अपॉन एनाक्सिमेंडर, तो उसने और ज़्यादा एनाक्सिमेंडर की कंपैरिजन में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो एनाक्सिमेंडर ने तो छोड़ा था कि वो इंडेफिनेट मैटर क्या है, उसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया, उसके कुछ फीचर्स एक्सप्लेन किए. लेकिन यहाँ पे एनाक्सिमीन्स ने एक डेफिनेट मटीरियल हमें दिया है, एक प्रोसेस दी है रेयरफैक्शन और कंडेंसेशन की. इफ यू बिलीव दिस दीज प्रिंसिपल्स, अर्ली फिजिसिस्ट did that every different kind of matter is ultimately one kind of matter, the problem of the differentiation of the qualities of the existing element arises. अब अगर मान लें कि पहले के जो फिजिसिस्ट थे, जैसे कि ये तीनों बात कर रहे हैं कि जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें वो एक ही काइंड ऑफ मैटर से बनी है, तो बात आ जाती है कि अगर वो सब एक ही काइंड ऑफ मैटर है तो ऐसा क्यों है कि पानी की क्वालिटीज़ एयर से अलग है, एयर की क्वालिटीज़ फायर से अलग है, फायर की क्वालिटीज़ रॉक से, वाटरफॉल्स इन सबसे अलग है. यहाँ पर हमारे पास एक फिर प्रॉब्लम आ जाती है. जैसे कि अगर पेपर जो है, जैसे अगर एनाक्सिमीन्स का कहना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल एयर था, तो पेपर भी एयर से ही बना है, तो पेपर की क्वालिटीज फिर एयर से अलग कैसे है? इसका हमारे पास वो है, ईदर दीज क्वालिटीज मस्ट बी ओरिजिनली इन द प्राइमल एयर और नॉट. इफ द क्वालिटीज एग्जिस्टेड इन इट देन इट वाज नॉट ओनली वन होमोजेनस मैटर. तो अगर ये पहले से ही एग्जिस्टिंग क्वालिटीज थी एयर में, मतलब इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर. फिर एयर वो एयर नहीं था, उसमें बाकी क्वालिटीज का मिक्सचर भी था. तो दिस इज समथिंग, द सिंपलेस्ट वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द डिफिकल्टीज टू फाउंड क्वालिटी अपॉन क्वांटिटी. तो सबसे सिंपल तरीका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो डिफरेंट क्वालिटीज मैटर की है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल तो सेम है, लेकिन उसकी डिफरेंट क्वालिटीज इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, कि एक पर्टिकुलर चीज में कितने एटम्स है, कितने पार्टिकल्स है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, कैसे वो अरेंज्ड है, उस वजह से वो डिफरेंसेस आ रहे हैं. सो क्वांटिटी के बेसिस पे हमने डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की है. सो कंडेंसेशन और रेयरसेशन से यही बात, रेयरफैक्शन से यही बात समझाने की कोशिश करें कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कम पार्टिकल्स होंगे, रेयरफैक्शन होगा, वो अलग मटेरियल्स बनेंगे, ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, कंडेंसेशन होगा, वो अलग मटेरियल बनेंगे. दिस इज हाउ ही हैज बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. सो ग्रेट कंप्रेशन ऑफ एयर, ग्रेट अमाउंट ऑफ इट, ये सब चीज़ें क्वालिटीज, अलग अलग क्वालिटीज, क्योंकि एक स्पेस में कितनी क्वांटिटी है पार्टिकल्स की, वो अलग क्वालिटीज को बर्थ करेगा. हेंस एनाक्सिमीन्स वाज टू सम एक्सटेंट अ मोर लॉजिकल एंड डेफिनेट थिंकर देन एनाक्सिमेंडर, बट हम फिर से उसको कंपेयर नहीं कर सकते. अब बाकी अगर हम आयोनिक थिंकर्स को देखें, सो वी हैव नाउ कंसिडर्ड द 3 चीफ थिंकर्स ऑफ द आयोनिक स्कूल. और भी टीचर्स थे, उन्होंने या तो थेलीज को फॉलो किया या एनाक्सिमीन्स को फॉलो किया. जैसे कि हिप्पो था, हु फॉलोड थेलीज, एंड उन्होंने बोला कि पूरा वर्ल्ड जो है वो वाटर से कंपोज्ड है. देन वी हैव
Ideas. So Hippo agreed with Thales for water. Ideas agreed with Anaximenes, derived from air. Diogenes of Apollonia, उन्होंने बोला था कि वो later date के, he was a contemporary of Anaxagoras and developed teachings of that philosopher of crude materialism to the Ionic school. Air was him by considered to the ground of all things. तो यहाँ पर हमने 3 chief Ionic thinkers and the other Ionic thinkers को देख लिया है. With this we are over with our second chapter. Now we'll move to the third chapter in the next video. The Pythagoreans, जिनके लिए हर चीज was मतलब the first principle